दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। देखो, जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है ना जहां पे आपको एक स्ट्रैटेजी बना करके, एक रणनीति बना करके, एक टाइम इन्वेस्ट करके चलना पड़ता है, तब जा करके आपको जीवन में कुछ अच्छा मिलता है। तो उस अच्छे की सीरीज में यहाँ पे भी जो आपको दिख रहा है ना, वो भी वही अच्छाई में से एक। इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2025 के एंड तक ये आएगा और 110% आएगा, क्योंकि लास्ट जो पेपर हुआ है ये 2023 में हुआ है। 23 के बाद कुछ इंटरवल पे होता है हमेशा, तो 23 के बाद फिर यहाँ 24 में नहीं हुआ, 25 में होगा। थोड़ी देर के लिए अगर मान ले 2025 में ये नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, तो 26 के आपको स्टार्टिंग में ही इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो अब फिर बात यहाँ पे ये है कि एक्चुअल में ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है। तो दो पर्पस है। पहला पर्पस ये है कि वे स्टूडेंट जिन्हें यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी के बारे में नहीं पता, उन्हें कुछ अवेयरनेस मिले इसके रिगार्डिंग। और दूसरा, आप सभी के दिमाग में जाए ये बात कि एक्चुअल में इस तरह के जॉब के लिए आपको एक टाइम इंटरवल अपना देना पड़ता है। तो ये जो टाइम इंटरवल है, वो आप अभी से अगर लेकर के बैठोगे, तभी जाकर के एग्जाम का नोटिफिकेशन जब आएगा, तब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और फाइनल आप सिलेक्शन के स्टेज तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो पता चला नोटिफिकेशन जब आया तब आपने अप्लाई करा, उसके बाद एग्जाम डेट आएगी, तो एग्जाम डेट के बाद फिर आप सोचोगे कि अब पढ़ेंगे, और जैसे ही एग्जाम डेट के बाद आएगी तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये सारी चीजें पढ़नी है, तो उसके बाद फिर आपको लगा कि छोड़ दो, अब होने वाला नहीं है। और ऐसे करते करते पूरा करियर बर्बाद। ठीक है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए ये वीडियो अच्छे से देखो। यहाँ पे यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है आने का वो कब है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ईपीएफओ के अंदर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, लेकिन जिस तरीके से ये बड़ी पोस्ट होती है उस तरीके से इसका सिलेक्शन स्टेज उस तरीके का नहीं होता, इसीलिए ये कुछ सालों से चार्म बना हुआ है सारे स्टूडेंट का। अब एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके की जो पोस्ट होती है बेसिकली आपको सीएसई के द्वारा लगती है, जिसमें आपका पहले प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो मेंस होगा। मेंस के पेपर्स जो है कुछ दिनों तक चलते हैं। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा बहुत लेंदी पढ़ना पड़ता है। उसे क्वालिफाई करोगे तो फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद इतना कंपटीशन रहता है, पता चलता है कि उसमें हुआ ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है यार दो तीन सब्जेक्ट के लिए फिर उधर से ध्यान हटा करके, सीएससी से ध्यान हटा करके इस पे फोकस करूंगा, तो पता चला ना वो हुआ ना ये हुआ। इस तरह से करते हुए फॉर्म तो सभी भर देते हैं, क्योंकि प्राइस मात्र 25 रुपए होती है। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया देखना कि भर के लोग अप्लाई करते हैं। इवन जिसने, आप देखोगे कि ग्रुप डी लेवल का जिसने फॉर्म भरा है, प्यून चपरासी का जिसने फॉर्म भरा है, एमटीएस का जिसने फॉर्म भरा है, वो भी अप्लाई करेगा। लेकिन उसका एटीट्यूड और कमिश्नर के एटीट्यूड में डिफरेंस होता है। तो उसी तरह से प्रिपरेशन में भी यहाँ पे डिफरेंस होता है। एक होता है प्यून का, अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो एक बुक मार्केट से उठा करके ले आओगे जहाँ पे सारा सब्जेक्ट मिला हुआ है, उसे रात भर पढ़ लो, सुबह जाकर के एग्जाम दे करके आ जाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो भी नहीं है। लेकिन इस तरह के जॉब में आप सोचोगे कि रातों रात मेरा सब कुछ हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक समर्पण चाहिए। एटलीस्ट 6 से 8 महीने का आपको 5 से 6 घंटा डेली बेसिस पे आपको एक स्ट्रैटेजी लेकर के चलना होता है, तब जाकर के आप इसे क्वालिफाई करने के लायक बनते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसकी जो वैकेंसी आने वाली है वो 74 है। 74 टोटल वैकेंसी आने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट होती है। ठीक है, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो उसके बाद अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है और आपका 30 साल मान लो क्रॉस हो गया है, फिर भी आपको लगता है यार कुछ अच्छा मिले जीवन में, तो उसके लिए आप इस चीज को देख सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, बस यहाँ पे समर्पण है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन है। ठीक है, अगर आप इस चीज को अगर आप कर लेते हैं, तो इसी तरह की एक सिमिलर पोस्ट होती है जिसका नाम होता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, जिसके ऊपर में मैं आपको नेक्स्ट डे वीडियो लेकर के आऊंगा। वो वीडियो भी जरूर देखना आप। अगर आपके पास एज है, मान लो अभी थोड़ी देर के लिए अगर आप 28 साल के हैं और आपको लगता है कि नहीं जीवन में एक बार इस तरह के एग्जाम्स को टारगेट जरूर करना है, तो एक डिप्लोमा जो है, आप चाहे कंपनी लॉ में, चाहे लेबर लॉ में, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर चाहे एचआर में, ह्यूमन रिसोर्स में, ठीक है, या फिर चाहे लेबर लॉस कंपनी लॉस सेम है, इन सब चीजों में अगर आपने डिप्लोमा कर लिया, 2 साल का ये होता है डिप्लोमा, तो उसके बाद आप दो पोस्ट के लिए जो सिमिलर होती है, इक्विवेलेंट होती है, एक असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर
और दूसरा होता है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। एक्चुअली असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का जो पोस्ट होता है वो सेंट्रल एनफोर्समेंट ऑफिसर के अंतर्गत आता है। तो जो पोस्ट निकलती है वो सेंट्रल लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट निकलती है, जिसके अंदर जो सबसे क्रीमी जो जॉब होती है वो होती है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की। ठीक है, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये डिजायरेबल मांगा है, उसमें जो है ये मैंडेटरी मांगता है, मतलब उसमें भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर ही डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर, ये सारी चीजें उसके अंदर मांगता है। ठीक है, वो एसेंशियल हो जाता है, यहाँ पे ये डिजायरेबल है, मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बैचलर डिग्री इंपॉर्टेंट है, और केवल सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ एक एग्जाम होता है जिसे आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। अगर आप अप्लाई करोगे, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो नोटिफिकेशन यूपीएससी के साइट पे आएगा, upsconline.nic.in, और अप्लाई भी आपको यहीं पे करना है। एप्लीकेशन की फी जैसे मैंने बता दिया 25 रुपए होती है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूबीडी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे कोई फी आपको पे नहीं करना होता है। वैसे ही इंपॉर्टेंट वैल्यूबल वीडियो के लिए, जिससे कहीं ना कहीं आपका करियर बेटर होता है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ चीजें दे करके जाऊंगा मैं आप सभी को इन वीडियोस के द्वारा। और अगर आप इसका सटीक वे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सारे कंटेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारी कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और जॉब अपडेट्स का चैनल, इसे जरूर से ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट आपको यहीं पे मिलेंगे डेली बेसिस पे। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे पीएफ वगैरह सबसे रिलेटेड काम होता है। ठीक है, अंडर किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ठीक है, कैसी पोस्ट है, ग्रुप ए लेवल की गैजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रल। अब इसमें बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पे कमेंट करेंगे कि भाई ग्रुप ए लेवल की ये पोस्ट नहीं होती है, गैजेटेड ऑफिसर की ये पोस्ट नहीं है। भाई है, ये मेंशन है नोटिफिकेशन में, लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन उठा के देख लेना, उसमें गैजेटेड ऑफिसर की ये पोस्ट होती है, ग्रुप ए लेवल की पोस्ट होती है, लेकिन ये नॉन मिनिस्ट्रल होती है, क्योंकि ईपीएफओ जो है वो मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो पोस्ट होती है ये नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट होती है। यहाँ पे जो आपकी जो पोस्टिंग होगी ये या तो दिल्ली में या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पे के अकॉर्डिंग आपकी होगी, मतलब जो पोस्ट होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपको मिलेगी। ठीक है, चाहे जो रीजनल ऑफिस हैं ईपीएफओ का, या जो सब रीजनल ऑफिस हैं ईपीएफओ का, वहां पे आपकी पोस्टिंग होगी। ठीक है, वर्क नेचर में क्या होगा, तो ऑब्वियस है ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम होगा आपका, रेगुलेट करना होगा, इन्फोर्समेंट करना होगा, या फिर जो पब्लिक की जो ग्रीवरेंस है, ठीक है, उन ग्रीवरेंस को हैंडल करना होगा। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे मैंने दो सैलरी स्ट्रक्चर मेंशन करा है, एक 7th पे के अकॉर्डिंग और दूसरा जो है 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो इसकी सैलरी है वो यहाँ पे 90,000 प्लस है, अप्रोक्सीमेटली ये 1 लाख के आसपास आपको मिलता है। लेकिन इस पे मत जाओ, इसके अलावा जो पर्क एंड फैसिलिटी और जो पावर है उसका लेवल बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे जो बेसिक पे अराउंड में मिलने वाला है, बेसिक पे बोलोगे सर अचानक से इतना कैसे बढ़ गया, क्योंकि जब 8th पे कमीशन आएगा तो इसमें डीए जो है ऐड नहीं होता है 8th पे कमीशन के स्टार्टिंग में, इसीलिए जो है आपको यहाँ पे 1,12,200 रुपए है। ठीक है, इस 1,12,200 में से 61,710 रुपए ये चीज है। ठीक है, मतलब ये चीज इसके साथ ऐड होकर के यहाँ पे 1,12,200 के आसपास ये बनेगा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली है, क्योंकि अभी तक जो है गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली डिफाइन नहीं करा है कि किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अभी इसमें बहस ही चल रही है। ठीक है, ऐसे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपका इतना मिलेगा। इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो जो ग्रॉस सैलरी निकल के आएगी वो 2 लाख के आसपास की होगी, और उसमें जो इनहैंड सैलरी आपको मिलेगी वो 170 के आसपास आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, अगर मान लो अगर 1.5 लाख भी मिल रही है ना तो भी बहुत बड़ी पोस्ट है, स्टार्टिंग में 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रोथ एंड प्रमोशन की बात करें तो जो सबसे पहला जो पोस्ट है जिसपे आप रिक्रूट होगे वो होगा एपीएफसी यानी कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। इसके 4 से 6 साल के ड्यूरेशन के बाद आप रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 2 की पोस्ट लेते हैं, जो कि लेवल 11 की पोस्ट है। इसके फिर जो है 10 से 12 साल के बाद आप रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ग्रेड 1 की पोस्ट लेते हैं, जो कि लेवल 12 के अकॉर्डिंग आपको मिलता है यहाँ पे सारा कुछ। उसके बाद ठीक है, अगर यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो एक्चुअल में क्या होता है सर्विस खत्म हो जाता है, लेकिन मान लो कुछ ऐसा हो गया आपके जीवन में, कोई करिश्मा टाइप, ठीक है, आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण जो है आपका प्रमोशन और बढ़ गया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का। उसके बाद एडिशनल सीपीएफसी यानी कि हेडक्वार्टर और जोनल हेड्स का आपको
वहां पे कार्यभार दिया जाता है। उसके बाद होता है सेंट्रल, जो लास्ट पोस्ट है इसके अंदर प्रमोशन का, वो है सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ठीक है, सीपीएफसी। ठीक है, सीपीएफसी मतलब एपीएफसी से स्टार्ट करोगे और सीपीएफसी में जाकर के फाइनली जो है आपका लास्ट प्रमोशन होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि एक यहाँ पे पेपर होता है, ऑफलाइन मोड में होता है, और जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। 300 मार्क्स का यहाँ पे पेपर होता है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है, 120 मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाते हैं और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है जब आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ने के लिए आपको कम से कम 8 महीना तो चाहिए। ठीक है, मतलब 6 से 8 महीने का ड्यूरेशन लेकर के चलोगे तो आराम से ये कवर हो जाएगा। इंटरव्यू की बात करें तो यूपीएससी कंडक्ट करती है इंटरव्यू, और आधे घंटे का ये इंटरव्यू होता है, 100 मार्क्स का आपको यहाँ पे इंटरव्यू देखने को मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो समझना कि एक्चुअल में आपका जो पेपर 1 होगा उस पेपर 1 के अंदर क्या पूछा जाएगा। तो बेसिकली पेपर 1 के अंदर आपको जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस का भी टॉपिक यहाँ पे होता है वो भी होगा, इंडियन इकोनॉमी एंड अकाउंटिंग, मतलब इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अकाउंटिंग एक अलग सब्जेक्ट है, इकोनॉमी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, लेकिन पूछा साथ में जाता है। ठीक है, इसके अलावा ऑडिटिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा यहाँ पे, मतलब रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपको पढ़ना है। लेबर लॉज से क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन ये कोर टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भर के मिलेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा जो है करंट इवेंट्स मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेगा, डेवलपमेंट इश्यूज, जो भी डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो इश्यूज हैं या जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेकर के आ रही है उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जनरल साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशंस के यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे हर किसी का वेटेज अप्रोक्सीमेटली इतना है, क्योंकि बार बार जब भी ये पेपर हुआ है ये वेटेज जो है टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहा है। तो बेसिकली आप मान के चल सकते हो कि इतना इतना क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इससे देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होता है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो होता है गवर्नमेंट स्कीम। इसके अलावा बाकी सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलो अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर आप सेल्फ स्टडी के द्वारा अगर प्रिपेयर करें तो थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे अपना एक शेड्यूल बना करके आप इसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसके ऊपर में एक स्ट्रैटेजी लेकर के आऊंगा कि आप 6 महीने के प्रिपरेशन पे आप कैसे एपीएफसी के लिए तैयार हो सकते हो। ठीक है, स्टैटिक वे में और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी का एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ईपीएफओ से रिलेटेड कोर्सेस मिल जाएगा, आप उस कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, और कोई भी एग्जाम हो चाहे आपका एपीएफसी हो, एएलसी हो या ईओ एंड एओ है, उसका अभी हम लोग कंबाइंड कोर्स स्टार्ट करा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका जो एग्जाम डेट है जैसा मैंने आपको बताया था कि दिसंबर से पहले तक ये नोटिफिकेशन इसका आ जाना चाहिए। इस वीडियो में यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।